सुबह के 9:30 बजे थे जब ममता जी हड़बड़ाती हुई रसोई में अपनी बहू निशा के लिए चाय छान रही थी। बस बहू, अभी ला रही हूँ, उन्होंने आवाज़ लगाई। जैसे ही वो चाय लेकर कमरे में गईं, निशा ने आंखें तरेरते हुए कहा, बुढ़िया, तुम्हें पता है मुझे सुबह 9 बजे बेड टी चाहिए होती है और आज तुमने 9:15 बजा दिए। क्या कर रही थी अभी तक? वो बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए देर तक सोती रही, ममता जी ने धीरे से कहा। निशा ताना मारते हुए बोली, देख रहे हो अपनी माँ को? बुढ़िया मेरी बराबरी करने की कोशिश करती है। मैं 9 बजे तक सोती हूँ तो देखो, आज तुम्हारी माँ भी देर तक सोने की कोशिश कर रही है। हमेशा बुढ़िया सुबह 9 बजे ही सोकर उठ जाती थी। लगता है मेरा असर हो रहा है। लेकिन बुढ़िया, तुम्हारा ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम 9 बजे तक सोओगी तो घर के काम धाम कौन करेगा? इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे, इसलिए चुपचाप 6 बजे उठ जाया करो। मुझसे काम की उम्मीद मत करना। आज मेरे सोने की नकल कर रही हो, कल को मेरी सारी नकल करने की कोशिश करोगी क्या नकल करोगी मेरी? मैं तो नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। क्या कभी जिंदगी में पैसे कमा पाओगी? ममता जी ने नम आंखों से कहा, नहीं बहू, मैं तुम्हारी कोई नकल नहीं कर रही। सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देर से जागी हूँ। हाँ, अब जाओ इस कमरे से। मेरे सर पर खड़ी रहोगी क्या? छत पर कपड़े पड़े हैं, उनको उठा लो। रात भर से छत पर ही सूख रहे हैं। बहू की बात सुनकर बेचारी ममता जी छत पर चली गईं। थोड़ी देर में उन्होंने आवाज़ लगाई, बहू, छत का दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। अरे बेटा साकेत, बहू नहीं सुन रही है तो तुम ही सुन लो, कब से आवाज़ दे रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। सर्दियों का समय है, बारिश के पानी से पूरी तरह भीग गई हूँ। बहुत तेज ठंड लग रही है, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो। कमरे में बैठी हुई निशा बड़बड़ाते हुए अपने पति साकेत से कहती है, मैं माँ से फ़ोन पर बात कर रही हूँ, जाकर दरवाज़ा खोल दो। लैपटॉप पर काम कर रहा साकेत कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ? जाकर दरवाज़ा खोल दो। दोनों दरवाज़ा खोलने की बात एक दूसरे पर टाल देते हैं, लेकिन किसी को भी यह नहीं लगता कि माँ जी भरी सर्दी में बारिश के पानी से भीग रही हैं। उनका क्या हाल हो रहा होगा। बेटा बहू कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। बेचारी ममता जी बहुत देर तक छत पर खड़ी खड़ी बारिश में भीगती रही। एक हाथ में समेटे हुए कपड़े थे जो कि छत पर सूख रहे थे, दूसरे हाथ से फिर से वो दरवाजे को पीटने लगती हैं। कोई दरवाज़ा खोल दो, कब से छत पर भीग रही हूँ। सर्दियों का मौसम था, बारिश की वजह से एकदम ठंडी हवाएं चलने लगी थी, लेकिन बेटा बहू तो अपने कमरे में बैठे हुए ऐसे बैठे थे जैसे वो बहरे हो गए हों, कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। इतनी जोरों की बिजली कड़क रही थी कि बिजली की आवाज़ को सुनकर कोई भी डर जाए। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। ममता जी सीढ़ियों पर ही कपड़ों को लेकर बैठ जाती हैं। तभी डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर निशा हड़बड़ाते लगती है कि पता नहीं ऐसी बरसात में कौन आ गया। बारिश में भी किसी को चैन नहीं, और ये बुढ़िया भी ऊपर छत पर कपड़े लेने गई है, इसको भी दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं बोल सकती हूँ, मुझे उठकर जाना पड़ेगा। मुंह बनाते हुए निशा दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो चौंक जाती है, क्योंकि दरवाजे पर ममता जी की बेटी रेखा खड़ी हुई है, जिसे देखकर निशा हड़बड़ा जाती है। दीदी आप, वो भी ऐसी भरी बरसात में? आने से पहले एक बार फ़ोन तो कर देती। हाँ भाभी, मैं इधर बाजार आई थी, इतनी तेज़ बारिश होने लगी तो बीच में ही फंस गई। सोचा घर आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाला
घर बाजार से बहुत दूर है और यह घर नज़दीक है, इसलिए इधर आ गई। जैसे ही बारिश बंद होगी मैंने सुबोध को फ़ोन कर दिया है, वह मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। अब भाभी दरवाजे पर ही खड़े खड़े मुझसे सारे सवाल पूछ लोगी या अंदर भी आने के लिए कहोगी? हंसते हुए रेखा ने कहा। तो बेमन से ही सही, निशा ने अपनी ननद को अंदर आने के लिए बोला। घर के अंदर आते ही रेखा सीधा माँ के कमरे में गई, क्योंकि बारिश में उसके कपड़े भीग गए थे और माँ के कमरे में उसके कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे। दरअसल रेखा का मायका और ससुराल एक ही शहर में है। कमरे में जाते ही रेखा चारों तरफ अपनी माँ को आवाज़ देती है, बाथरूम भी चेक कर लेती है, लेकिन उसे माँ दिखाई नहीं दी। तो भाभी से आकर पूछा, भाभी माँ कहाँ है? रेखा पूरे घर में माँ माँ कहती हुई पुकार रही थी। बेटी की आवाज़ ममता जी के कानों में पड़ती है। ममता जी दोबारा पूरे जोश के साथ दरवाज़ा पीटने लगती है। रेखा भाग कर छत पर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है बारिश की वजह से माँ पूरी तरह भीग गईं। ठंड से थर थर काँप रही हैं। हाथों से कपड़े छूटकर छत पर गिर गए, जो पूरी तरह से पानी में भीग चुके थे। माँ की ऐसी हालत देखकर रेखा घबरा जाती है। रेखा बड़ी ही सावधानी से हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतारकर माँ को कमरे में लाई। माँ, तुम ऊपर क्या कर रही थी और बारिश में क्यों भीग रही? तुम्हें पता है पहले से ही अस्थमा की मरीज हो, इतनी देर तक पानी में रहोगी तो तुम्हारी सांस चढ़ जाएगी और अभी भी तुम्हें देखो सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है। कपकपाते हुए ममता जी कहती हैं, बेटा मैं तो कब से बहू को आवाज़ दे रही थी, पता नहीं छत का दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, कौन बंद कर गया, कितना दरवाज़ा पीटा लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। पिछले आधे घंटे से बारिश में भीग रही हूँ। यह सुनकर रेखा भाभी की तरफ देखती है तो निशा बातें बनाते हुए कहती है, दीदी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? किसी ने दरवाज़ा जानबूझकर बंद नहीं किया है, कोई ऐसा क्यों करेगा? इतनी तेज़ हवा चल रही थी, दरवाज़ा हवा के जोर से बंद हो गया होगा। कोई जानबूझकर दरवाज़ा थोड़ी बंद करेगा। नहीं भाभी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं, मैं तो बस यही कह रही थी कि माँ ने इतनी बार आवाज़ दी, आपको सुनाई नहीं दी? अब दीदी इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी, मैं तो खुद ही कमरे में बैठी थी। मुझे क्या पता कि माँ जी ऊपर कपड़े लेने गई है और इनका भी कोई समय नहीं होता है, किसी भी समय छत पर कपड़े लेने चली जाती हैं। निशा झूठ बोल देती है, जबकि उसी ने ममता जी को छत पर कपड़े लेने के लिए भेजा था। इतना कहकर निशा रसोई में बड़बड़ाती हुई चाय बनाने के लिए चली जाती है। रेखा खुद भी कपड़े बदलती है और माँ को भी कपड़े बदलवा देती है। कहती है, माँ तुम इधर ही रजाई ओढ़कर लेट जाओ, भाभी ने चाय बना दी होगी, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रेखा जब रसोई में चाय लेने के लिए गई तो देखा निशा अपने लिए चाय बना चुकी थी और कमरे में बैठी बैठी निशा और साकेत दोनों ही चाय पी रहे थे, लेकिन निशा ने रेखा और ममता जी के लिए चाय नहीं बनाई थी। रेखा को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और कहती है, भाभी आपने मेरे और माँ के लिए चाय नहीं बनाई? तो बहाना देते हुए निशा कहती है, वो दीदी मेरी चाय का टाइम हो गया था इसलिए मैंने बना ली, और आपको तो कपड़े बदलने में बहुत टाइम लग गया, तो अब आप अपनी चाय खुद बना लीजिए। मेरे ऑफिस का कुछ काम आ गया है, मैं वही करने जा रही हूँ। अब माँ की इस तरह मैं तो फ्री नहीं हूँ कि कभी भी कुछ भी काम करने लगूँ। एक फिक्स टाइम पर सारे काम करने होते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबके काम करती फिरूं। रेखा एक नज़र अपने भाई साकेत की तरफ देखती है, जो कि अभी तक अपने लैपटॉप में ही नज़रें गड़ाए हुए है। उसने तो शायद ध्यान से सुना भी नहीं कि निशा ने क्या कहा। नाराज होती हुई रेखा रसोई में गई और अपनी माँ के लिए चाय बनाती है। रेखा माँ से कहती है, माँ भाभी ने जब अपने लिए चाय बनाई थी तो एक कप चाय आपके लिए भी बना देती, कितना समय लगता है उसमें।
थोड़ी देर में आप चाहे उसे गर्म करके पी लेती, लेकिन एक कप चाय बनाने में भाभी को इतनी दिक्कत होती है। तो ममता जी बहू के स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कहती हैं, छोड़ो ना बेटा, अब बहू पर कितने काम होते हैं। उसे घर का काम देखना होता है और ऑफिस का भी काम करना होता है। घर में पैसा बेटा बहू ही कमा रहे हैं, मैं करती ही क्या हूँ, एक कोने में बैठी रहती हूँ। अब थोड़े बहुत चाय वाय अपने खाने का काम तो मैं खुद ही कर सकती हूँ क्या? माँ, आप अपना खाना खुद ही बनाती हो? हाँ बेटा, सुबह सुबह बहू अपना और बेटे का टिफ़िन पैक करके ऑफिस चली जाती है। उसके बाद घर का जितना खाना और काम होता है वो मैं समेटती हूँ और अपना खाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ। बहू के पास इतना समय ही नहीं होता है। माँ, भाभी सब्जी तो आपके लिए बना जाती होगी। तब तक निशा भी आ जाती है। ममता जी की जगह निशा की बात का वो जवाब देते हुए कहती है, दीदी, हमारी बनाई हुई सब्जी माँ जी नहीं खा पाती। हम लोग तेल मसाले और मिर्च ज़्यादा खाते हैं और माँ जी को सादा खाना पसंद आता है। अब ना तो हम उनका सादा खाना खा सकते हैं और ना ही वो हमारे मिर्च मसाले वाला। मेरे पास सुबह सुबह इतना समय नहीं होता है कि मैं दो दो सब्जियां बनाकर जाऊं, इसलिए मेरे जाने के बाद ही वो अपना खाना खुद ही बना लेती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। घर पर फ्री रहती हैं, इतना काम तो कर ही सकती हैं। और घर में हम दोनों ही पैसे कमाने वाले हैं, तो घर के बाकी सदस्य को हमारे हिसाब से ही चलना होगा। अब माँ को तो कुछ पैसे वैसे कमाती नहीं है और ना ही ज़िंदगी में कभी उनसे उम्मीद है कि वो हमें दो पैसे की मदद करेंगी, तो क्या अपने काम करके वो हमारी थोड़ी मदद नहीं कर सकती हैं? रेखा कहती हैं, लेकिन भाभी, घर परिवार में ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग कमाते हों, और फिर माँ को ऐसा क्या आता है जिससे वो नौकरी करेंगी? आप आज के ज़माने की पढ़ी लिखी हो, इसलिए नौकरी करती हो। माँ के ज़माने में इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। लड़कियों की नौकरी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। उनकी शादी करना ही घर वालों का एकमात्र उद्देश्य होता था। और हमारे घर में क्या बहुत से घरों में बुजुर्ग पैसे नहीं कमाते हैं, तो क्या उनके काम नहीं किए जाएंगे? अब ऐसा तो नहीं है कि घर के सारे सदस्य पैसे कमाएं, और यह भी नहीं है कि जो पैसे नहीं कमाता उसे घर से बाहर कर दिया जाए या उसे घर में इज्जत ही न दी जाए। निशा रेखा की बात को अनसुना करके चली जाती है। रेखा को इतना तो समझ में आ गया था कि उसकी भाभी को अपने पैसे कमाने का या अपनी नौकरी का बहुत ज़्यादा घमंड है, और वह उसकी माँ को एक कप चाय तक बनाकर नहीं देती है। सुबह की चाय से लेकर दोपहर का खाना, रात का खाना और शाम की चाय तक अपने लिए माँ खुद ही बनाती है। भाभी उनका एक काम नहीं करती है। आज ममता जी की तबीयत बारिश की वजह से खराब हो गई थी, जिसकी वजह से रेखा अपने पति सुबोध को आने के लिए मना कर देती है और कहती है कि आज वो अपनी माँ के पास ही रहेगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जब निशा सुनती है कि रेखा अपने ससुराल नहीं जा रही है, तो उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती हैं। ममता जी से कहती है, माँ जी, हम दोनों बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, खाना भी बाहर से ही खा पी कर आएंगे। आप दोनों माँ बेटी अपना बना लेना, क्योंकि निशा को लग रहा था अगर रेखा रुक जाएगी तो उसे उनके लिए और माँ के लिए खाना बनाना पड़ेगा। इसलिए बहाना करके वो साकेत को लेकर बाहर खाने के लिए चली जाती है। यह देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आता है। माँ, यह क्या चल रहा है घर में, और आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? अभी तो सिर्फ भैया की शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपका यह हाल हो गया। वो तो मैं आज अचानक से आ गई तो यह सब देख लिया। क्या बताती बेटा? अब बेटा बहू पैसे कमाते हैं तो मुझे भी उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ेगा। रेखा को समझ में आ जाता है कि उसकी सीधी साधी माँ भाभी से डरती है, इसलिए कुछ भी कहने से उन्हें डर लगता है।
रेखा रात के खाने में माँ के लिए रसोई में खिचड़ी बनाने के लिए गई तो पीछे पीछे ममता जी भी आ गई। रेखा डिब्बे से दाल चावल निकालने लगती हैं तो ममता जी कहती हैं, बेटा उन डब्बों से दाल चावल मत लो, वो बहू के हैं। क्यों माँ, इन दाल चावल को क्यों ना लूँ? अरे बेटा, वो वाले दाल चावल बहू के हैं, जब उसे बनाना होता है मुझे उनमें से लेने की मनाही है। फिर एक कमरे से एक छोटा सा झोला उठाकर ममता जी ले आईं। एक पॉलीथीन में मूंग की दाल और दूसरे से चावल निकालकर एक थाली में बेटी को देती हैं। माँ, यह चावल तो बहुत सस्ते वाले हैं, दाल में भी कंकड़ हैं, आप यह वाले दाल चावल खाते हो? फिर भाभी के दाल चावल के डब्बे को खोलकर रेखा देखती है तो कहती है, माँ यह वाले चावल तो बहुत महंगे हैं और आपके चावल बहुत ही सस्ते हैं। भाभी ऐसा भेदभाव क्यों करती है? अरे जाने दो ना बेटा, मुझे ऐसे ही चावल खाने की आदत पड़ गई है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, तुम कुकर में यही वाले दाल चावल बना दो। रेखा के गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती है। घर में माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, इतना भेदभाव हो रहा है, क्या भाई को यह सब दिखाई नहीं देता कि भाभी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है? उनके ही घर में उन्हें परायों की तरह पॉलीथीन में दाल चावल रखने के लिए दे दिए। वो रसोई से कोई सामान नहीं उठा सकती है, एक सामान उठाकर इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपने ही घर में उन्हें पराया कर दिया गया। तभी ममता जी एक स्वेटर लेकर आई और रेखा को दिखाते हुए कहती हैं, देखो बेटा, मैंने दामाद जी के लिए कितना सुंदर स्वेटर बनाया है। स्वेटर और उसकी बुनाई देखकर रेखा दंग रह गई। सफ़ेद और गुलाबी रंग की ऊन से बना हुआ स्वेटर इतना सुंदर लग रहा था कि मशीन की बुनाई भी उसके सामने फेल थी। माँ, आपने कितना सुंदर स्वेटर बनाया है और यह वाली बुनाई आपने कहाँ से सीखी? अरे रेखा, तुझे तो पता है मुझे बुनाई का बचपन से ही शौक है। बचपन में भी मैंने तुम्हें और साकेत को अपने हाथ से बने हुए स्वेटर ही तो पहनाए हैं। हाँ माँ, मैंने और भैया ने बचपन में आपके ही हाथ से बने हुए स्वेटर पहने हैं। पड़ोस की आंटी मुझे अपने पास बार बार बुलाती थी आपके हाथ की बुनाई देखने के लिए। सच में माँ, आपने बहुत सुंदर स्वेटर बनाया है। यह स्वेटर अब तक का बना हुआ सबसे सुंदर स्वेटर है। थोड़ी देर में खिचड़ी बन जाती है। रेखा और ममता जी खिचड़ी को खाकर कमरे में बैठकर बातें करने लगती हैं। बहुत देर तक साकेत और निशा के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वे दोनों तो शायद मूवी देखने चले गए थे, इसलिए रात के 1 बजे तक घर वापस आए। रेखा दरवाज़ा खोलने जाती है तो कहती है, भाभी आप लोग बता कर भी नहीं गए, हम कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें भी नींद आ रही थी। निशा कहती है, अब हमारी कल छुट्टी है, अपनी छुट्टी को एंजॉय करेंगे ना, तुम्हारे चक्कर में हम घर पर थोड़ी ना बैठे रहेंगे। निशा रात के 1 बजे भाभी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन निशा और साकेत को ऑफिस जाना था, इसलिए वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और निशा ममता जी को आकर जगा देती है। माँ जी, सोती ही रहोगी? उठकर रसोई में जाओ और कुछ काम धाम भी कर लो, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरे लिए तुम तब तक टिफ़िन पैक कर दो, मैं नहाने जा रही हूँ। इतना कहकर निशा नहाने के लिए चली जाती है। इधर ममता जी उठकर रसोई में बहू और बेटे के लिए खाना बनाने लगी। दोनों के टिफ़िन पैक कर देती है। यह सब देखकर रेखा से रहा नहीं जाता है। वो इस बार निशा की जगह अपने भैया से कहती है कि भैया, यह सब घर में क्या चल रहा है? तुम्हें पता भी है माँ की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम लोगों के लिए टिफ़िन बनाकर पैक किया है। भाभी को पता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या वो जल्दी उठकर खाना नहीं बना सकती थी? पर साकेत के जवाब को सुनकर नेहा सन्न रह गई, क्योंकि उसने बड़ी ही उम्मीद से साकेत से कहा था,
लेकिन साकेत गुस्साते हुए कहता है, रेखा तुम एक दिन के लिए हमारे घर आई हो, शांति से रहो और चुपचाप अपने घर चली जाओ। हमारे घर में दखल अंदाजी मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। और फिर माँ को काम ही क्या है, मैं भी ऑफिस जाती हूँ और निशा भी ऑफिस जाती है। माँ घर पर रहती है, क्या हम लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती, घर के काम धाम नहीं कर सकती? और तो कुछ माँ करती नहीं है, और इतनी ही तुम्हें माँ की दया आ रही है तो ले जाओ अपने साथ, रखो माँ को। हम माँ की जगह एक नौकरानी रख लेंगे, उससे सारे काम करवा लेंगे। रेखा से नौकरानी वाली बात बर्दाश्त नहीं होती है और कहती है, भैया आपको माँ में और नौकरानी में फ़र्क नज़र नहीं आता? माँ की तुलना एक नौकरानी से कर रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? यह सब कहते हुए कितने प्यार से माँ ने तुम्हें पाला और तुम उनकी तुलना एक नौकरानी से कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हें ऐसे बेटे पर जो माँ को इज्जत नहीं दे पाते हैं। तभी निशा भी बीच में कूद पड़ती है, दीदी सुबह सुबह घर में कलह कर दी, अब जब बात छिड़ी गई है तो फिर तुम ही ले जाओ, माँ को रखो अपने साथ। अब हम माँ को अपने साथ नहीं रखेंगे। अगर हमारे घर में माँ के काम करने से इतनी तकलीफ होती है तो ले जाओ आप उनको अपने साथ। वैसे भी बुढ़िया मेरे किसी काम की नहीं है, जब देखो तब बीमार हो जाती है। गुस्से में रेखा माँ का हाथ पकड़कर कहती है, चलो माँ मेरे साथ, अब आप इतना अपमान बर्दाश्त करके इस घर में नहीं रहेंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि साकेत इतना बदल जाएगा। ममता जी बेटे बहू के बदले हुए स्वभाव को देखकर बहुत दुखी हैं। हालांकि वो बेटी के घर जाने में संकोच कर रही थी और थोड़ा सा मना भी करती हैं, लेकिन रेखा नहीं मानती है और माँ को अपने साथ ले जाती हैं। साकेत और निशा अपने घर में 2 नौकरानियाँ रख लेते हैं, एक घर की साफ सफाई और बाकी कामों के लिए और एक खाना बनाने के लिए। लेकिन ममता जी के जाने से दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। जब घर में नौकरानियां काम करती तो उन्हें देखना पड़ता है। भले ही रसोई में वो तुम्हारा खाना बनाएंगी, लेकिन सब्जी तो उन्हें लाकर देनी पड़ती है, जबकि यह सारे काम ममता जी खुद ही करती थी और इससे दोनों के खूब सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। पहले तो दोनों आराम से घर को छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाते थे, लेकिन अब घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां निशा के ऊपर आ गई थी, जिसकी वजह से निशा और साकेत में भी झगड़ा होने लगे थे। ममता जी के जाने के बाद उन दोनों को एहसास होता है कि घर में रहते हुए माँ कितने सारे काम करती थी। खैर, एक बार जब इतनी बेइज्जती के साथ उन्हें घर से भगा दिया था तो दोबारा उनको बुलाने की उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर रेखा, जो कि अपना एक बहुत बड़ा बुटीक चलाती है, माँ से कहती है, माँ भाभी जब देखो तब आपको यह ताना देती है कि आप कुछ पैसे नहीं कमाती हो। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ पैसे कमाओ। जिसे सुनकर ममता जी चौंक जाती हैं, कहती हैं कि बेटा मैं कैसे पैसे कमाऊँगी, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मुझे कौन नौकरी देगा। माँ भले ही आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन आपके पास हुनर है। आपको पता है आप कितनी अच्छी बुनाई करती हो। आपको स्वेटर देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि हाथ के बने हुए हैं। मेरे बुटीक में बहुत सारे लोग आते हैं। जब आपके बने हुए स्वेटर मैं पहन कर जाती हूँ तो पूछते हैं, यह बुनाई मुझे ही बता दो। आप मेरे साथ बुटीक चला करो, वहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो बुनाई सीखना चाहते हैं। आप उन्हें बुनाई सिखाना और जो बच्चे नहीं आ सकते उन्हें ऑनलाइन सिखाना। जिसके लिए ममता जी तैयार हो जाती हैं। आज भले ही ममता जी की उम्र 65 से 70 के बीच में है, लेकिन जब अपने हुनर को दिखाने की बारी आई तो उनके अंदर ऐसा जोश आ गया जैसे वो अभी छोटी बच्ची हों। बेटी के साथ बुटीक जाने के लिए चहकते हुए तैयार हो गई। बुटीक जाकर देखा तो बेटी का बुटीक बहुत बड़ा था।
कम से कम 25 से 30 लोग उसमें काम कर रहे थे। बहुत से लड़के लड़कियां सिलाई सीख रहे थे। एक तरफ सिलाई का काम चल रहा है। रेखा अपनी माँ को सबसे मिलवाती हैं और माँ के बनाए हुए स्वेटर भी दिखाती हैं। सब ममता जी से बुनाई सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते ही देखते कुछ महीनों में ममता जी के पास 30 से 35 लड़के लड़कियां बुनाई सीखने लगते हैं। अब तो ममता जी भी खूब पैसे कमाने लगी और उन्हें अपनी बेटी के साथ काम करने में, पैसे कमाने में बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग ही आत्मविश्वास ममता जी के अंदर आ गया था। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि सच में वो इज्जत के साथ जी रही हैं। बेटे बहू के साथ तो वो हमेशा अपमान ही झेलती थी। इज्जत के साथ जीना क्या होता है, यह तो उनकी बेटी ने बतलाया है। जब उनके हाथ में पहले महीने की पहली सैलरी आई, जो कि पूरे 18,000 रुपये थे, उसे देखकर ममता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं। रेखा अपनी माँ के इस भावुक क्षण में खुद ही भावुक हो जाती है। इस तरह से दोनों माँ बेटी मिलजुल कर बुटीक और बुनाई दोनों का काम खूब जोर शोर से कर रही हैं। दिन ब दिन दोनों खूब तरक्की कर रही हैं। बेटी के घर आकर ममता जी का रहन सहन, खान पान सब कुछ बदल गया था। जहाँ बेटे बहू के घर में उनके साथ दाल चावल में भी भेदभाव किया जाता था, वहीं बेटी के घर में कोई भी वही खाना खाती थी जो बेटी सबके लिए बनाती थी। माँ के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदी। तो ममता जी देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। सुंदर तो पहले से ही थी। इधर निशा और साकेत के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। अब उनके बीच एक बच्चा भी आ गया था जो सिर्फ अभी 1 महीने का था। बच्चे को संभालने को लेकर दोनों में बहुत झगड़े होते थे। निशा को अपनी जॉब तक छोड़नी पड़ी थी। निशा और साकेत दोनों ही ममता जी की तरक्की से अनजान थे। एक दिन निशा साकेत से कहती है कि बच्चे के लिए एक आया कर लेते हैं। मैंने अपनी सहेली से बात की है, वो मुझे बता रही थी कि उसकी जान पहचान की एक आया है जो 10,000 रुपये महीने का लेती है, लेकिन बच्चे को अच्छे से संभाल लेगी। साकेत चौंकते हुए कहता है, क्या बच्चे को संभालने का 10,000 रुपये, वो भी सिर्फ 1 महीने का? पागल हो गई हो क्या? मैं इतने पैसे खर्च नहीं करने वाला। और तुमने भी अपनी जॉब छोड़ दी है। घर में कितने सारे खर्चे बढ़ गए हैं, बच्चा भी आ गया है, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं। तो एक काम करो साकेत, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं बुला लेते हो? वो हमारे बच्चे की नैनी का भी काम कर लेगी और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वैसे भी तुम्हारी माँ इतनी सीधी साधी हैं, वो पोते का मुंह देख कर ही सीधा हमारे पास भागकर चली आएंगी। हमें उनके हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। एक काम करना, मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा, तुम बच्चे के साथ तैयार रहना। फिर हम शाम को रेखा के घर चलेंगे और माँ को अपने साथ लेकर आएंगे। नहीं आएंगी तो उन्हें डरा धमका कर लाएंगे। यह सुनकर निशा खुश हो जाती हैं। शाम को दोनों लोग बच्चे को लेकर रेखा के घर पहुँच जाते हैं तो पता चलता है घर पर ना तो रेखा है और ना ही ममता जी। फिर दोनों रेखा के बुटीक पर पहुँच जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि रेखा का बुटीक कोई 15-20 का एक कमरा होगा जहां पर वो अपनी बुटीक चला रही होगी, लेकिन वो बुटीक तो किसी शोरूम से कम नहीं था। सामने घूमने वाली कुर्सी पर ममता जी बैठी हुई हैं और उनके सामने बहुत से लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं जो उनसे बुनाई सीख रहे हैं। माँ को इस तरह से मालिक की कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर निशा के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, साकेत, तुम्हारी माँ का तो हुलिया ही बदल गया है। देखकर लगता ही नहीं कि यह तुम्हारी माँ है। देखो तो कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। पास में बैठी हुई रेखा निशा की बात सुन लेती है। टका सा जवाब देती हुई कहती है, हाँ भाभी, हुलिया तो बदलेगा ही, क्योंकि अब माँ तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास जो रह रही है।
बेटे बहू के राज में तो सूख कर कांटा हो गई थी। साकेत आंखें तरारते हुए कहता है, रेखा यह किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी भाभी से? भैया तुम तो चुप ही रहो, यह तुम्हारा घर नहीं है जहाँ मैं चुप हो जाऊँ। आज तुम मेरे घर पर खड़े हो और किस लिए आए हो? मैं माँ को लेने आया हूँ। निशा, साकेत और रेखा को एक साथ देखकर ममता जी भी उधर आ जाती हैं। निशा चालाकी दिखाते हुए 1 महीने के बच्चे को ममता जी की गोद में देते हुए कहती है, माँ जी यह आपका पोता है, हम आपको लेने आए हैं, आप घर चलो। क्यों बेटा, अभी तक कहाँ थे जो मुझे अचानक से लेने आ गए? तुम्हें तो पता है माँ, हम दोनों नौकरी पेशा हैं। जब से बच्चा हुआ तब से निशा ने नौकरी छोड़ दी है। हम दोनों ने सोचा था बच्चे की देखरेख के लिए एक आया रख लेंगे, लेकिन तुम्हें तो पता है अनजान लोगों को अपने बच्चे को नहीं सौंप सकता हूँ। और फिर आप बच्चे की दादी हैं, आपसे अच्छा ख्याल कौन रख सकता है? आप घर चलो, पोते को आपकी ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा अपनी दादी के बगैर बड़ा हो। रेखा और ममता जी दोनों ही बेटे बहू के मंसूबों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाती हैं। आज ममता जी हिम्मत करके बेटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती हुई कहती हैं, बेटा लेने भी आया तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? अरे मुझे तो लगा था तू सच में मुझसे मिलने आया है, लेकिन तू तो मुझे अपने बच्चे की आया बनाने के लिए लेने आया है। चल निकल जा इधर से, मैं कभी भी दोबारा तुम्हारे घर वापस नहीं आऊँगी। तुम्हारे जैसे बेटे से तो अच्छा है कि मुझे एक और बेटी होती। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। माँ के गुस्से को देखकर दोनों डर जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने माँ के इस रूप को नहीं देखा था। उन्हें तो वह सीधी साधी डरने वाली माँ पसंद थी, लेकिन आज जब माँ ने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा तो निशा भी सकपका गई। वो माँ, मैं तो बस आपको लेने आई थी, काम पड़ा तो लेने आ गई। तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे बहू मैंने आज तक नहीं देखे। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। गोदी में अपने पोते को थोड़ा सा लाड़ दुलार करती है और बेटे बहू दोनों को ब्यूटिक से भगा देती है। इधर निशा भी अपनी सास के जलवे देखकर अंदर ही अंदर जली कुढ़ी जा रही थी कि जिस सास को मैं हमेशा पैसे न कमाने के ताने देती थी, आज वो आराम से कुर्सी पर बैठकर बच्चों को बुनाई सिखा रही है और खूब पैसे कमा रही हैं, और मैं घर पर बैठी बैठी घर के काम धाम और बच्चा संभाल रही हूँ। तभी निशा का हाथ पकड़कर रेखा उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहती है, भाभी पैसा कमाना आपको ही नहीं आता है? बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का घमंड था तो देख लो, आज मेरी माँ भी पैसे कमा रही है, इसीलिए कभी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। और निशा और साकेत अपना सब मुँह लेकर घर वापस लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा सबक मिला है कि वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। निशा सास की तरक्की देखकर पूरी ज़िंदगी जलती भुनती रहेगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।